जी बच्चे देखिएगा, सबसे पहली बात, अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है? अनसर्टेनिटी से मुराद है डाउट इन अ मेजरमेंट। मैंने कोई मेजरमेंट ली, उस मेजरमेंट में मुझे जो डाउट होगा उस डाउट को मैं बोलूंगा अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी क्या है? इट इज द एस्टिमेट ऑफ द पॉसिबल रेंज ऑफ एरर, यानी आपकी मेजरमेंट कितनी रेंज में हो सकती है, उसे आप लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी लिखने का तरीका है मेजरमेंट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो आप मेजरमेंट लिखते हैं और फिर आप लिखते हैं प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने एक मेजरमेंट लिखी 20 ग्राम, और आगे मैंने लिख दिया +-1 ग्राम। तो ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम बच्चे मेरी मेजरमेंट है, और ये 1 ग्राम मेरी अनसर्टेनिटी है। वही लिंक है। बाकी सबने सेम लिंक से ज्वाइन किया ना? ये इन बच्चों का नहीं हो रहा, इनको पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटी हमें पॉसिबल रेंज ऑफ एरर देती है। कि हमने लिखी मेजरमेंट, फिर हमने लिखा प्लस माइनस, और फिर हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी। जैसे 20 ग्राम हमारी मेजरमेंट है और 1 ग्राम हमारी अनसर्टेनिटी है। और ये 20 ± 1 ग्राम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 ग्राम में से 1 ग्राम माइनस भी हो सकता है, और 20 ग्राम में से 1 ग्राम प्लस भी हो सकता है। यानी जो हमारी वैल्यू है वो 19 ग्राम से लेकर 21 ग्राम तक कहीं पर भी पाई जा सकती है। इसका मतलब है कि मुझे एक पॉसिबल रेंज ऑफ एरर मिल गया, इसको हम लोग बोलेंगे अनसर्टेनिटी। अब फिर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज पे, तो उसमें सबसे पहले हमने कहा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है, और ये हमारी मेजरमेंट के ऊपर किसी भी सूरत डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मेजरमेंट। ये बात बच्चे याद रखिए। ये वो बातें हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की, और इन बातों को हमने एक दफा रिपीट भी कर लिया। मेजरमेंट पर क्यों नहीं डिपेंड करती? मेजरमेंट पर इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंस्ट्रूमेंट। रीजन ये है कि मेजरमेंट बड़ी हो या छोटी हो फर्क नहीं पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट का डजंट डिपेंड अपॉन मेजरमेंट। से मुराद है कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी नहीं होती। बच्चे अभी हमने एक्यूरेसी का आर्टिकल नहीं पढ़ा। जब हम एक्यूरेसी का आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूंगा कि प्रिसीजन हमारे पास किसकी होती है, वो इंस्ट्रूमेंट की होती है, और एक्यूरेसी मेजरमेंट की होती है। मेजरमेंट की एक्यूरेसी नहीं होती है, बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो मनूर का क्वेश्चन है कि मेजरमेंट पे क्यों नहीं डिपेंड करती, रीजन, द रीजन इज कि लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट चेंज नहीं होता। जैसे मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही रहेगा, चाहे आप 20 सेंटीमीटर रीडिंग लें, चाहे आप 200 सेंटीमीटर लें, चाहे आप 3000 सेंटीमीटर लें। जो रीडिंग, जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे या इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। वो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बेशक कम ज्यादा हो, लीस्ट काउंट तो सेम रहेगा ना। और अगर लीस्ट काउंट सेम रहेगा तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को ही तो बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया बच्चे मानू? ओके, वेरी गुड। एंड हम ना बच्चे, आपका जो क्वेश्चन है कि डजंट डिपेंड अपॉन मेजरमेंट से मुराद है कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी नहीं होती, तो इस बात का कोई खास मतलब नहीं है। ये आगे जाके जब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आर्टिकल कल के लेक्चर में पढ़ेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई खास परेशानी इसमें नहीं होगी।
अच्छा, उसके बाद रिलेटिव अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो मेरे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी है वो दो तरह की है। वैसे रिलेटिव अनसर्टेनिटी इसको क्यों बोला है? रिलेटिव अनसर्टेनिटी हमने बच्चे इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये मेरे पास डिपेंड करती है, ये मेरे पर डिपेंड करती है मेजरमेंट। इसको रिलेटिव क्यों बोला? उसको एब्सोल्यूट इसलिए बोला था क्योंकि वो मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करती थी। इसको रिलेटिव हम लोगों ने इसलिए बोला है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर मेजरमेंट कम या ज्यादा होगी तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कम या ज्यादा होगी या चेंज होगी। और मेजरमेंट के कम या ज्यादा होने से रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कम या ज्यादा होती है। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम या ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंस्ट्रूमेंट पे, मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। और मेजरमेंट अगर कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी को फर्क पड़ता है। रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ये आपने याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट, ये हमारी मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। और ये भी बात याद रखिए कि ये मेरे पास होती है दो तरह, इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। तो दो तरह की कौन कौन सी अनसर्टेनिटी है वो आपने नाम बच्चे याद रखें। एक जो मेरे पास है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और बच्चे दूसरी जो है वो मेरे पास होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो दो तरह की रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, ये दोनों मेरे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। ओके बच्चे, वेरी गुड। सो बच्चे, क्या याद रखना है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी की खास बात क्या है? कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट, नंबर वन। कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी को रिलेटिव क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। रिलेटिव इसलिए नहीं बोलते कि ये मेरी रिश्तेदार है, इसको रिलेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। और ये दो तरह की होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो एक ही है ना, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। लेकिन जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है ये मेरे पास दो तरह की होती है, फ्रैक्शनल भी होती है और परसेंटेज भी होती है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का क्या फार्मूला है? तो बच्चे याद रखें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है कि आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेनी, और उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देना या मेजरमेंट से डिवाइड कर देना। तो मुझे बताएं कि क्या इसके फार्मूले में मेजरमेंट आ गई? ये देखें, इसके फार्मूले में मेजरमेंट आ गई। इसका मतलब है कि जो मेरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये फार्मूले से नजर आ रहा है, आप खुद देखें कि अगर मेजरमेंट बड़ी होगी तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर है और वो नीचे है। अगर मेजरमेंट बड़ी होगी तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो आप देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बड़ी या छोटी नहीं होती है, 20 सेंटीमीटर पे भी उतनी है, 200 सेंटीमीटर पे भी उतनी है। लेकिन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये बच्चे मेजरमेंट के चेंज होने से चेंज हो जाती है। इसका मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट, इसलिए हमने इसको बोला है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास बच्चे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर, डिवाइड आपने करना है मेजरमेंट से। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज निकालनी पड़ जाए तो बच्चे परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। सर पहले वाली बात रिपीट कर देंगे बच्चे, कौन सी बात? तो आप यहाँ पर भी देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट, ये किसका फार्मूला है? जल्दी बोलने जरा कमेंट सेक्शन में, किसका फार्मूला है? अच्छा, मैं कर देता हूँ रिपीट। पहले मुझे ये बताया कि ये किसका फार्मूला है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट, ये किसका फार्मूला है? बिल्कुल, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। तो मैं इसकी जगह फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी लिख सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एक और फार्मूला आ गया। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप गौर करें
तो मैंने किया ये है कि मैंने इस फार्मूले की जगह, जो कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला था, मैंने यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही लिख दिया। तो आप देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के आगे बाद हो गई, कितने फार्मूले आ गए? इसके आपके पास दो फार्मूले आ गए परसेंटेज के। एक तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर है, और दूसरा ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर है। यानी अगर आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पता लग जाए तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। अच्छा चलें, अब जरा गौर से बच्चे सुने, बच्चे को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी समझ नहीं आई। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का बच्चे जो फार्मूला है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट। अब यहाँ पर अब अगर आप गौर करें तो ये मेजरमेंट नीचे और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऊपर है। तो आपको पता है अगर फ्रैक्शन में एक चीज ऊपर हो और एक चीज नीचे हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर बड़ी मेजरमेंट होगी तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर छोटी मेजरमेंट होगी तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, और चूंकि ये मेजरमेंट पे डिपेंड करती है इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिलेटिव अनसर्टेनिटी बोलता हूँ। जी बच्चे, जितने बच्चों को टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज में अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट और एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों समझ में आ गए हैं वो मुझे बता दें जल्दी से, जल्दी ओके ओके करते जाएं सब बच्चे, जिस जिसको समझ में आ गया। ओके बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी की रीजन क्या है? बच्चे नंबर वन, दो रीजन है, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम तो बोर्ड के वाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हम कॉन्सेप्ट सीखने नहीं आए। हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम अब नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम पिछला पूरा साल था। अब हमने बोर्ड की तैयारी करनी है, तो ये बात अपने जहन में घुसाएं। इसलिए मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वरना ये जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं और जिन्होंने अनसर्टेनिटी वाला आर्टिकल मेरे से पढ़ा उनको याद होगा कि ये एक आर्टिकल 2-3 दिन में पढ़ाया मैंने। तो इसलिए अभी ये चूंकि फास्ट भी है ना, और क्रैश कोर्स का मतलब भी यही है कि आपने 30 डेज में पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है और बोर्ड के वाले से रिवाइज करना है कि बोर्ड में क्या चीजें आनी है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आने मैं उसी पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो दो रीजन से अनसर्टेनिटी हमारे पास आ सकती है, वो कौन कौन सी रीजन? अब ये बात याद रखिएगा कि पहली रीजन जो है वो मेरे पास है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये पहली रीजन है अनसर्टेनिटी आने की। वो कैसे? वो ऐसे कि जो मैंने साइड में मीटर रूल बनाया हुआ है, ये मीटर रूल लीस्ट काउंट इसका होता है 1 मिलीमीटर। यानी ये मीटर रूल कम से कम सिर्फ कितनी रीडिंग ले सकता है? 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी। इस इंस्ट्रूमेंट में कमी क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। तो मुझे उस मेजरमेंट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, उस मेजरमेंट में हमेशा मुझे कोई ना कोई मसला रहेगा, शक रहेगा, डाउट रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कमी है, लिमिटेशन है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वर्नियर कैलीपर की बात कर लेते हैं तो बच्चे वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। तो ये 0.1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। मिनिमम 0.1 मिलीमीटर ले सकता है, 0.1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग आप इसमें ले ही नहीं सकते। तो ये भी आपको शक रहेगा हमेशा, क्योंकि मुझे अगर 0.1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग लेनी है फिर। अब बच्चे कहेंगे सर फिर हम स्क्रू गेज यूज कर लेते हैं। तो बच्चे स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर लेगा, उससे छोटी नहीं लेगा। तो अगर मुझे 0.001 मिलीमीटर लेनी है तो फिर क्या करूंगा? इसका मतलब है कि मुझे हमेशा इन मेजरमेंट्स में डाउट रहेगा, शक रहेगा। तो पहली रीजन जो अनसर्टेनिटी की वो जो है वो है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और बच्चे दूसरी रीजन जो आपने याद रखनी है अनसर्टेनिटी की, वो मेरे पास क्या है? तो दूसरी रीजन जो मेरे पास है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस। इंसानों की सेंसेस में भी लिमिटेशन। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि दीवार पे घड़ी लगी हुई है, फॉर एग्जांपल दिस इज क्लॉक। ये मेरे पास दीवार पे एक अदद घड़ी लगी हुई है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस घड़ी पर टाइम देख के बताएं। अब जो बड़ी वाली सुई है वो यहाँ पर है, और जो छोटी वाली सुई है वो ये है। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं, लेकिन सेकंड में भी बताएं। अब आप देखते हैं सेकंड वाली सुई यहाँ पर है। तो अब आप कहेंगे सर देखें टाइम हुआ है 3 पूरे बज गए और तकरीबन 10 सेकंड हुए हैं।
तो मुझे बताएं कि जब आप मुझे ये कहेंगे कि सर 3:10 हुए हैं, तो क्या उतनी देर में 10 सेकंड ही होंगे घड़ी पे, या चेंज हो जाएगा टाइम आपके बताते बताते? आपने जब मुझे बताया कि सर 3 बज गए और 10 सेकंड हो गए हैं, तो आपके बताते बताते ये 10 सेकंड रुकेंगे थोड़ी? जब तक आप मुझे बताएंगे तो 10 सेकंड की बजाय वो 20-25 सेकंड हो जाएंगे, राइट? 12-15-13 सेकंड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मुझे हमेशा शक रहेगा कि आपने मुझे 10 सेकंड बताए हैं, तो हो सकता है आपके बताते बताते वो 13, 14, 15, 20, 100 कितने सेकंड हो गए हो, कोई पता नहीं। यानी ये कहलाती है लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, कि ह्यूमन सेंसेस के अंदर हमारे पास है लिमिटेशन। समझ में आ गई बच्चे बात? तो ह्यूमन सेंसेस में लिमिटेशन है, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशन है, और ये दोनों लिमिटेशन मिलके अनसर्टेनिटी की रीजन बनती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके करें जिन जिन को क्लियर है जल्दी से। वेरी गुड। अच्छा, अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के रिलेटेड कुछ चीज सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने मीटर रूल पे रीडिंग ली। मीटर रूल पे मैंने रीडिंग ली। एक रीडिंग मैंने ली 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि मीटर रूल पे लिया तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर। आपने एक और रीडिंग ली, दैट इज 200 सेंटीमीटर, तो आएगी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मुझे बताएं कि इन दोनों मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है? एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल नहीं, एब्सोल्यूट किस में ज्यादा है इन दोनों मेजरमेंट में? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है, फर्स्ट रीडिंग में या सेकंड रीडिंग में? जल्दी बताएं जरा, जल्दी 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 आंसर करें। जल्दी सब बच्चे, इन दोनों रीडिंग में से ज्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में है? शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड, दोनों में सेम। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों में सेम है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है? तो बच्चे वो हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आपको फार्मूला आता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब मैं लिख रहा हूँ एफ यू, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो उसका फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट। ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जरा गौर से देखें, आप लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो कि आपके पास है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय मेजरमेंट की वैल्यू जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले के केस में जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.1 डिवाइड बाई 20, 0.0005। और बच्चे यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मर गया, तो यूनिट नहीं आएगा। तो 0.0005 ये मेरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है पहली रीडिंग में। अब मैं दूसरी रीडिंग में यही चीज कैलकुलेट करता हूँ कि सेकंड रीडिंग में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। तो आप लिखेंगे सर फार्मूला तो सेम रहेगा, फार्मूला रहेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वही है 0.1 सेंटीमीटर, और बच्चे फ्रैक्शन मेजरमेंट हमारी अब 200 सेंटीमीटर है। तो एक बात याद रखें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मर जाएगा, और बच्चे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस दफा 0.0005 आएगा। तो मुझे ये बताएं कि किस वाले में ज्यादा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, फर्स्ट मेजरमेंट में या सेकंड मेजरमेंट में? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है, जल्दी बताएं साहब। ज्यादा किस में, फर्स्ट मेजरमेंट में या फिर सेकंड मेजरमेंट में? वेरी गुड, फर्स्ट में। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जो मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेजरमेंट। यानी आपकी मेजरमेंट जितनी बड़ी है उतनी उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ये सिखाया ना मैंने आपको कि अगर आपकी मेजरमेंट ज्यादा है, बड़ी मेजरमेंट है, तो उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी। और ये देखें, ये बात यहाँ पर साबित भी हो गई है कि यहाँ पर मेजरमेंट बड़ी है आपकी सेकंड वाली में, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो गई। इसका ये तरीका है बच्चे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का। आप इन्हीं दोनों रीडिंग में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, इन्हीं दोनों रीडिंग में। तो बच्चे इसका मेथड भी आपने सीखा है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं।
तो उसका मेथड है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट रीडिंग में हम काम करते हैं 0.005, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये मेरे पास आएगा 0.5%। इसी तरह सेकंड वाली में हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास इक्वल होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100, 0.005 और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.05%। तो आप ये वो मेथड है और ये वो तरीका है जिससे आप लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट वाली मेजरमेंट में देखें तो ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और इसमें कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इसमें 0.5% शक है और इसमें आपको 0.05% शक, यानी इसमें आपको आधा शक है। 0.5 का मतलब है 0.5% शक है आप, और इसमें आपको 0.05% शक है या फिर 0.05% डाउट है। तो ये बच्चे आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का डिफरेंस है। जिन बच्चों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर भी हो गई, समझ भी आ गई, जल्दी क्लियर करें, शाबाश। ओके ओके करें जल्दी से। वेरी गुड। और ये मुंह चूक के फजूल में ओके ओके नहीं करना, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने लाजमन पूछना है मेरे से। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ अ मेजरमेंट इज इक्वल टू, बताएं बच्चे आंसर, ये जिसको आता है आंसर बोले जल्दी से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल है? ऑप्शन ए, वेरी गुड। मतलब सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये बोर्ड का एमसीक्यू है और बोर्ड में ये आ चुका है। चलें, ये हमारा अनसर्टेनिटी वाला आर्टिकल कंप्लीटली पैक हो गया। अब इसमें अनसर्टेनिटी में कुछ मजीद चीजें हैं, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद। सर सर क्यों होती है? बच्चे आरफा आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आया, काइंडली आप दोबारा रिपीट करें ना बस। या तो माइक ओपन करके बोलें या फिर चैट पे थोड़ा बेहतर करके अपना क्वेश्चन लिखें। लीस्ट काउंट, अच्छा देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है? मैंने भी आपको यहाँ पर ऊपर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पढ़ाई और यहाँ पर मैंने बात की कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। अब तो अगर आपको ये बात याद रह गई तो इसका सीधा सा आंसर बन जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब आप कहेंगे सर अच्छा होती क्यों है? तो बच्चे वो एक बड़ी लंबी बहस है और उसके बारे में फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ क्लास के एंड पे, क्योंकि हमने आगे भी चीजें कवर करनी है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब हम डीप कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करें, अब हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड के पेपर में जरूरी है हमारे लिए करना। तो अगर फिर भी आपने वो कॉन्सेप्ट सीखना है तो ये जब क्लास, ये सिग्निफिकेंट फिगर मुझे पढ़ा लेने दें, 5 मिनट और लगेंगे, तो सिर्फ 5 मिनट की बात है। तो फिर मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ कि असल में वो लीस्ट काउंट के बराबर कैसे होती है। अच्छा, अब हमारा आर्टिकल है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के रिलेटेड। इसमें से एक एमसीक्यू बोर्ड में पक्का है, ये लिख लो, इसमें से एक एमसीक्यू बोर्ड में पक्का है। अब ये क्या है? तो बच्चे आप इसमें बोलते हैं कि ये मेरे पास, इसमें आप कहते हैं कि इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के अंदर, द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन डिजिट लेने हैं और पहला डाउटफुल डिजिट लेना है, उन्हें आप बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं तीन बच्चों से कहता हूँ कि अपनी बुक की लेंथ मेजर करें। तीन स्टूडेंट से मैं ये कहता हूँ कि बुक की लेंथ मेजर करें। एक बच्चा लेंथ मेजर करता है 12.3 सेंटीमीटर, एक बच्चा लेंथ मेजर करके आता है 12.6 सेंटीमीटर, और तीसरा बच्चा उसी बुक की लेंथ मेजर करता है 12.9 सेंटीमीटर। बुक भी वही थी, स्केल भी वही था, बच्चे अलग थे और तीनों ने रीडिंग डिफरेंट ली है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास कुछ चीजें कॉमन, जैसे पहले बच्चे ने भी 12 ली रीडिंग,
दूसरे ने भी 12, तीसरे ने भी 12। मतलब आपको 12 में शक नहीं है, आप कहेंगे कि सर ये तो 12 ही है। मतलब 12 सेंटीमीटर तो है बुक की लेंथ। क्योंकि अगर 13 या 11 होती तो कोई एक आधा बच्चा तो देख लेता ना। अगर तीनों ने 12 ही लिखी है तो उसका मतलब है कि ये कंफर्म है। तो बच्चे ये जो कंफर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट। एक्यूरेटली नाउन डिजिट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये वो डिजिट्स हैं जो हमें एक्यूरेटली नाउन है। आई थिंक ये कलर हमें बदल लेना चाहिए, ये आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये मेरे पास बच्चे एक्यूरेटली नाउन डिजिट। जो 12 है, 12 तीनों मेजरमेंट्स, वो एक्यूरेटली नाउन है। एक्यूरेटली नाउन क्यों है? क्योंकि आपको बच्चे उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सब बच्चों ने 12 ही लिया। लेकिन ये जो मेरे पास 3 3 है, ये 3, ये 6 और ये 9, इसमें शक है। तो अब आप कौन सी रीडिंग लेंगे? 3 लेंगे, 6 लेंगे या 9 लेंगे? इसमें आपको डाउट है। और जिस मेजरमेंट में डाउट आ जाए उसे आप लोग बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इनको मिलाएं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। तो अगर मैं इस रीडिंग में देखूं तो 1 2 ये एक्यूरेटली नाउन है और 3 पहला डाउटफुल है। तो मैं बोलूंगा कि मेरी इस रीडिंग में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि दो एक्यूरेटली नाउन है और फर्स्ट डाउटफुल 3 है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी तरह इस वाली रीडिंग में दो एक्यूरेटली नाउन है, एक डाउटफुल है, और दो एक्यूरेटली नाउन है, एक डाउटफुल है। इन तीनों में मेरे पास बच्चे 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अभी परेशान ना हो, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे मैं रूल्स पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम रूल से शुरू करते हैं ताकि आपको बातें क्लियर हो। अभी तक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? बच्चे आयशा ये क्या कर रही है? जी। सो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? जी जिसको समझ में आ गया ओके करें शाबाश जल्दी से। जिस जिसको समझ में आ गया क्लियर करें, जल्दी 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 करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर। चलें, अब रूल्स के ऊपर बात करें। पहली बात, नॉन जीरो डिजिट्स के लिए क्या रूल है? सर ये 3 3 3 की समझ नहीं आई। बच्चे की 3 3 3 की समझ अच्छा अभी आ जाती है, आ जाती है। मैं आपको रूल समझाता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। पहली बात, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें। नॉन जीरो डिजिट। अब बच्चे नॉन जीरो डिजिट क्या क्या मतलब होता है? नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है। और जीरो कौन नहीं होता? 1 2 3 4 5 6, ये सब जीरो नहीं है। तो ये याद रखें, नॉन जीरो डिजिट से क्या मुराद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे ये सारे डिजिट नॉन जीरो हैं। ये सारे डिजिट नॉन जीरो हैं क्योंकि ये जीरो नहीं है। नॉन जीरो क्यों है? बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये नॉन जीरो क्यों है, तो क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो याद रखिएगा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, रूल है कि वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। आपके पास एक नंबर है 2992। कायद आजम पैदा हुए थे 1876। 1876 2192। ये मेरे पास एक नंबर आ गया। इसी तरह एक नंबर है मेरे पास 3625 19216190। और सो जीरो को हटा दो, क्योंकि अभी हम नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहे हैं। तो बच्चे रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो अगर गौर से देखें आप, तो 2992, इसमें चारों नॉन जीरो हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट नंबर्स। तो इसमें चारों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चारों नॉन जीरो हैं। अगर आप इसकी बात करें 1876, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों होंगे? क्योंकि चारों ही नॉन जीरो हैं। इसी तरह 2192 में भी चारों ही नॉन जीरो है, तो इसमें भी टोटल मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
अगर मैं 3625 की बात करूं, इसमें भी चारों नॉन जीरो है, इसमें होंगे चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसमें सारे नंबर नॉन जीरो हैं, तो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1921619, तो टोटल 7 नंबर्स हैं। देयर विल बी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी बच्चे, यहाँ तक जिस बच्चे को बात समझ में आ गई है वो ओके करे, जल्दी करे, जल्दी शाबाश, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस जिसको समझ आ गई है। और ये मानूर बच्चे जिसको समझ में नहीं आई थी, मुझे बताएं कि बच्चे अब आपको समझ में आई कुछ, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बताने हैं। वेरी गुड, ओके। चलें। अच्छा, अब अगर जीरो के लिए रूल बनाने हैं, क्योंकि अभी तो मैंने नॉन जीरो डिजिट के रूल किए हैं ना, अगर मुझे यही रूल जीरो के लिए बनाने पड़ जाए कि अगर जीरो आएंगे तो फिर क्या रूल होंगे, तो बच्चे जीरो के लिए रूल अब हमें सीखने पड़ेंगे। कि अगर नॉन जीरो नंबर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास जीरो आ जाए तो फिर रूल क्या होंगे, ये रूल बच्चे थोड़े सीखने वाले हैं। तो ये आपको आ जाएंगे, इसमें परेशान नहीं होना, आसान ही है। पहली बात, पहला रूल है जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि अगर मेरे पास जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गए तो फिर, मसलन मेरे पास एक नंबर है 2009, तो अगर आप गौर करें, ये टू भी सिग्निफिकेंट, ये नाइन भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि नॉन जीरो है ना, और नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो टू भी सिग्निफिकेंट, नाइन भी सिग्निफिकेंट, तो इन दोनों के बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये वाले दोनों जीरो भी बच्चे मेरे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल क्या है कि अगर मेरे पास दो जीरो, अगर जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाए तो आप उनको सिग्निफिकेंट मानो। अगर मेरे पास दो जीरो, तीन जीरो, 10 जीरो, 15 जीरो, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गए, तो बच्चे फिर आपने उन्हें क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर वो जीरो हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गए, तो बच्चे याद रखें आपने उनको सिग्निफिकेंट मानना है। जैसे 2009, तो इसमें टू और नाइन दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये दोनों जीरो भी तो सिग्निफिकेंट होंगे ना। नहीं जी बच्चे, बाज नहीं आएंगे शरारतों से, क्यों लाइनें लगा, और शरारतें सूझ रही हैं। तो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाले जीरो, वो बच्चे मेरे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2009, अब ये मेरे पास नंबर है, तो इसमें बीच वाले दोनों जीरो भी बच्चे मैं सिग्निफिकेंट कंसीडर करूंगा। तो मुझे ये बताएं कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। बताएं जरा, 2009 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसी तरह मेरे पास एक नंबर आ गया। नंबर क्या है, नंबर है 2.0026। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने हमें पॉइंट वाले नंबर्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो बच्चे कंफ्यूज या परेशान नहीं होना। यहाँ पर आप देखें कि टू मेरे पास सिग्निफिकेंट है, और ये टू और सिक्स भी सिग्निफिकेंट है, और उनके बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल बच्चे मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो रूल बड़ा सिंपल है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाले अगर जीरो आए, तो बच्चे वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट कंसीडर होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा, अब हम दूसरे जो जीरो हैं, दैट आर जीरो ऑन लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पर आए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। लेफ्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट का मतलब है कि आपके पास जीरो ऐसे आ गए 0029, या ऐसे आ गए 00.309, या फिर ऐसे आ गए 00.0036। तो अब आपने बताना है कि हम उन्हें सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। शाबाश हमना, दे आर नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट। तो ये याद रखें कि दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट पर आ गया, वो लेफ्ट वाले जीरो हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे ये जो दो लेफ्ट पर जीरो आए हैं, हम इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इन दो को भी नहीं मानेंगे, और ये जो चार जीरो हैं इन चारों को ही नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चारों मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर के, जी बिल्कुल, हम उन्हें नहीं काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं कि इसमें हमारे पास कितने हैं, तो ये पहले वाले में देर आर टोटल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरे वाले में बताएं जरा कितने हैं, 00.309, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स।
शाबाश। देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर मेरे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 0.0036 की अगर हम बात करें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी गुड, शाबाश। मतलब आप लोगों ने ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया। इसमें आपको ज्यादा परेशानी अब नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। इसके रिलेटेड जब हम क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। चलें, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये इंशाल्लाह कल हम अपने कवर करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। बच्चे कहेंगे कि सर ने 12 बजे का कहा था और 12:15 हो गए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो बाकी पोर्शन है और उसके अलावा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये फिर इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रिमेनिंग केसेस है वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं। जी जी, जी बिल्कुल। अब इंशाल्लाह कल हम ज्वाइन करेंगे। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम इंशाल्लाह कल ही कर लेंगे। तो क्लास को जरूर आप लोगों ने रेट करना है कि क्या आपको बात समझ में आई है, क्या आपको क्लास का कोई ना कोई मजा आया है या नहीं आया। तो आज के लेक्चर में इतना। आपका क्लास अटेंड करने का बहुत शुक्रिया। कल एग्जैक्ट 11 बजे सब बच्चों ने ज्वाइन करना है। कल ये पहली क्लास थी इसलिए हमने लेट होना अफोर्ड कर लिया। आइंदा से हम लेट होना अफोर्ड नहीं करेंगे। आपकी आज की क्लास थी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।